नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यह मध्य प्रदेश के एमपी सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश सेट और अन्य परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में संघवाद संबंधी घटनाओं के विकास का सही मजदूरी का बटाई से कालक्रम के क्रम की पहचान कीजिए। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस ए में आनंदपुर शाही प्रस्ताव, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग, पश्चिमी बंगाल ज्ञापन, और बी में दिया है पश्चिम बंगाल ज्ञापन, राजमन्नार समिति, आनंदपुर शाही प्रस्ताव, पुंछी आयोग। सी में दिया है राजमन्नार समिति, पश्चिम बंगाल ज्ञापन, आनंदपुर शाह प्रस्ताव, उसके बाद पुंछी आयोग, तथा अंत में दिया है ऑप्शन डी में राजमन्नार समिति, फिर आनंदपुर शाही प्रस्ताव, फिर पश्चिम बंगाल ज्ञापन और अंत में पुंछी आयोग। तो आपको बताना है कि इनमें से कालक्रम के अनुसार कौन पहले आएगा और अंत में कौन सा आएगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के तहत सबसे पहले राजमन्नार समिति 1969 में आई थी, उसके बाद आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 में आया था, उसके बाद में पश्चिम बंगाल ज्ञापन 1977 और अंत में पुंछी आयोग 2007 में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया था। आपको विद्वानों के नाम दिए हैं, उसके अनुसार बताना है। ऑप्शन दिए हैं, ए VKRV राव, बी में है जय भगवती, सी में अमर्त्य सेन और अंत में डी में राजकृष्ण। तो आपको बताना है भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किसने किया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें राजकृष्ण है। अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू विकास दर की अवस्था का उल्लेखनीय विश्लेषण किया। उन्होंने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है। समिति के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए तारकुंडे समिति, ऑप्शन बी दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन सी में है NN वोहरा समिति तथा डी में इंद्रजीत गुप्त समिति। आपको बताना है निर्वाचन सुधार से जो संबंधित नहीं है उसके विषय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी NN वोहरा समिति। NN वोहरा समिति के अतिरिक्त तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्त समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, जबकि NN वोहरा समिति ने अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ की जांच के लिए बनाई गई थी। अतः यह अपराध और राजनीति में जो साठगांठ हो रही है उसके विषय में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। तो आपको बताना है भारत में बजट कौन लागू करता है, नोडल एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन ए संसद, बी लोक सेवा समिति, सी वित्त मंत्रालय, डी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में वित्त मंत्रालय कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में शब्द घाटा वित्तीयन को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। आपको बताना है शब्द घाटा वित्तीयन किसने परिभाषित किया है, किसके द्वारा परिभाषित हुआ है। तो ऑप्शंस दिए हैं, ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी वित्त आयोग, सी प्रशासनिक सुधार आयोग और डी AD गोरवाला रिपोर्ट। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। घाटा वित्तीयन को सर्वप्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा परिभाषित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बीच समान विशेषताएं। तो आपको 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बीच समान विशेषताएं खोजना है। इसमें ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन ए समय समय पर निर्वाचन, बी सामाजिक और आर्थिक कमजोर समूह का सशक्तिकरण, सी राज्य चुनाव आयोग का गठन तथा डी वार्ड समितियों का गठन। आपको कूट दिए हैं, कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। इसके तहत ऑप्शन ए में दिया है ए और सी, बी में A, B और सी में A, C और D तथा डी में दिया है A, B, C और D। आपको बताना है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बीच समान विशेषताएं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
जिसके तहत ए, बी और सी यानी समय समय पर निर्वाचन, सामाजिक और आर्थिक कमजोर समूहों का सशक्तिकरण तथा राज्य चुनाव आयोग का गठन, ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बीच समान विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांविधिक निकाय है? तो सांविधिक निकाय आपको खोजना है, कौन है आपको बताना है। इसमें दिया है ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बी राजभाषा आयोग, सी रेलवे बोर्ड, डी परमाणु ऊर्जा आयोग। इसमें कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में है ए और बी, ऑप्शन बी में है ए, सी और डी, ऑप्शन सी में है ए, बी और डी तथा ऑप्शन डी में है बी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के तहत ए, सी और डी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रेलवे बोर्ड तथा परमाणु और ऊर्जा आयोग सांविधिक निकाय हैं, जबकि राजभाषा आयोग एक संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सेवार्थी वृंद सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय का एक उदाहरण है? तो आपको बताना है सेवार्थी वृंद सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है रक्षा मंत्रालय, बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय तथा डी विधि मंत्रालय। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि मंत्रालय को सेवार्थ वृंद सिद्धांत के आधार पर गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम दिए हुए हैं। ए है व्यवहारिक उपागम, बी व्यवस्था उपागम, सी संस्थागत उपागम और डी लोक नीति उपागम। इनको सही क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहला ऑप्शन है ए, बी और सी और फिर अंत में डी। ऑप्शन बी में है सी, बी, ए और डी। ऑप्शन सी में है ए, सी, डी और डी, ए, सी, बी और डी और तथा ऑप्शन डी में है सी, ए, बी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के तहत सी, ए, बी और डी आएगा, यानी सबसे पहले संस्थागत उपागम, फिर व्यवहारिक उपागम, फिर व्यवस्था उपागम और अंत में आएगा लोक नीति उपागम। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन और तर्क पर आधारित है। इसमें अभिकथन दिया हुआ है, भारत में लोक सेवकों के कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते और तर्क दिया है तटस्थता भारत में लोक सेवाओं की विशेषता है। आपको ऑप्शन से ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी में ए सत्य है परंतु आर असत्य है तथा ऑप्शन डी में ए सत्य है परंतु ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, यानी पहला वाला जो है अभिकथन वह असत्य है। भारत में लोक सेवकों के कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते, इसकी जगह होना था अधिकार होते हैं। तथा तर्क जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तटस्थता भारत में लोक सेवाओं की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में नागरिक केंद्रीय प्रशासन में अवरोध के रूप में पहचान की थी? तो इसमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में है, उसमें नागरिक केंद्रीय प्रशासन में अवरोध को आपको पहचानना है। इसमें ऑप्शन दिया है, सबसे पहले बताया है लोक सेवा आयोग के लचीला स्थायीकरण तथा आभ्यंतरित अवलोकन का दृष्टिकोण। बी में है लोक सेवकों के उत्तरदायित्व का अभाव। सी है सुरक्षित राजनीति नेतृत्व का अभाव तथा डी है नागरिकों के अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी का निम्न स्तर। इसमें कूट दिया है, कूट में है ऑप्शन ए, सही उत्तर का चयन करेंगे आप। ऑप्शन ए, बी और सी, ऑप्शन बी ए, बी और डी, ऑप्शन सी ए, सी और डी तथा ऑप्शन डी में ए, बी, सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में ए, बी और डी। आपको बताना चाहेंगे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसके अंतर्गत द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में नागरिक केंद्रीय प्रशासन के अवरोध के रूप में जो पहचान की थी उसमें आएगा लोक सेवकों के लचीला स्वस्थायीकरण तथा आभ्यंतरित अवलोकन का दृष्टिकोण, लोक सेवकों के उत्तरदायित्व का अभाव तथा नागरिकों को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी का निम्न स्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है परंतु वह लोकमत से स्वतंत्र है तथा प्रत्युरवादी नहीं है? तो आपको इसमें से नौकरशाही का रूप खोजना है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में योग्यता आधारित नौकरशाही, बी में है जाति नौकरशाही, सी में है संरक्षण नौकरशाही तथा डी में है अभिभावक नौकरशाही। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के तहत अभिभावक नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है परंतु वह लोकमत से स्वतंत्र है तथा प्रत्युत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि आयोजना, संगठन निर्माण, समन्वय कार्य तथा बजट निर्माण कार्य की प्रबंधकीय तकनीकें तथा कौशल सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में एक समान है? आपको इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ए हेनरी फेयोल, बी एमपी फॉलेट, सी लूथर गुलिक तथा डी एल उर्वी। कूट दिए, कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है ए और सी, ऑप्शन बी में है बी और डी, ऑप्शन सी में है ए बी और सी तथा ऑप्शन डी में है ए बी सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के तहत ये चारों ही विद्वान, जिसमें हेनरी फेयोल, एमपी फॉलेट, लूथर गुलिक और एल उर्वी कार्य हैं, इन सभी का विचार है कि आयोजना, संगठन निर्माण, समन्वय कार्य तथा बजट निर्माण कार्य की प्रबंधकीय तकनीकी तथा कौशल सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में एक समान है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, विक्रेताओं एवं क्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देशों को जोड़ती है। यह निम्नलिखित में से किसका आधार है? यहाँ पे कुछ आधार बताए हैं, आपको बताना है कि किसका आधार है। ऑप्शन ए में दिया है भूमंडलीकरण तथा आधुनिकीकरण सिद्धांत, ऑप्शन बी में दिया है लेनिन के साम्राज्यवाद का सिद्धांत, ऑप्शन सी में दिया है फ्रीडमैन का सिद्धांत विश्व सपाट है तथा डी में दिया है विश्व व्यवस्था का सिद्धांत। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत। विश्व व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, विक्रेताओं एवं क्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देशों को जोड़ती है। आपको बताना चाहेंगे विश्व व्यवस्था का सिद्धांत इमैनुअल वालरस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद की ब्रितानी विचारधारा ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए रेनेहोल्ड निबूहर, बी में है एन जे स्पाइकमैन, सी है क्विंसी राइट तथा डी है हेडली बुल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेडली बुल। हेडली बुल और जेम्स रोजेनाउ यथार्थवाद की ब्रितानी विचारधारा यानी ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से संबंधित है। इनके अनुसार विचार एवं विचारधाराओं के द्वारा विश्व राजनीति का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, आतंक का संतुलन का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में वैश्विक आतंकवाद, ऑप्शन बी में है आतंकवाद विरोधी रणनीति, ऑप्शन सी है नशीले पदार्थ के तस्करों की आतंकवादी गतिविधियां तथा डी में है परमाणु हथियारों से निकलने वाली दुनिया को बार बार तबाह करने वाली क्षमता। तो आपको बताना है आतंक का संतुलन का विचार किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आतंक का संतुलन का विचार परमाणु हथियार से निकलने वाली दुनिया को बार बार तबाह करने वाली क्षमता से संबंधित है। आपको बताना चाहेंगे आतंक का संतुलन शब्द लेस्टर पियर्सन द्वारा गढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की मुख्य धारणा नहीं है? तो शक्ति संतुलन की जो मुख्य धारणा नहीं है उसे खोजना है। ऑप्शन ए में राज्य मुख्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है, बी है प्रमुख राष्ट्रीय हितों को खतरा पैदा हो सकता है, सी है राज्यों की सापेक्ष सत्ता स्थितियों का मापन किया जा सकता है तथा डी है राज्य दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करने हेतु नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं। आपको बताना है शक्ति संतुलन की मुख्य धारणा नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के तहत राज्य दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करने हेतु नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं, यह शक्ति संतुलन की मुख्य धारणा नहीं है। शक्ति संतुलन मॉडल को प्रतिपादित मॉर्टन ए कॉपलॉन ने अपनी बुक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो कि 1957 में लिखी गई थी, इसमें वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, किन देशों ने क्योटो
प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी लाने को विधिक रूप से अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी भारत और चीन दोनों तथा डी स्वीडन। आपको बताना चाहेंगे क्योटो प्रोटोकॉल जो है UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि 1997 में हुआ था, ठीक, उसमें इस बात को बोला गया था और इस प्रस्ताव को जो अस्वीकार किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत और चीन दोनों ने इसे अस्वीकार किया था। क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी लाने की विधिक रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है, USSR के किस नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति शुरू की? इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में मिखाइल गोर्बाचोव, बी में है एन खुश्चेव, सी है एल ब्रेजनेव तथा डी है जोसेफ स्टालिन। आपको बताना है USSR के किस नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति शुरू की थी। तो दोस्तों बताना चाहेंगे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति 1953 में एन खुश्चेव ने की थी, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत का विचार दिया जिसका अर्थ है, तो इतिहास के अंत का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है विश्व में अप्रकट घटनाएं अब नहीं होगी, बी है वैश्विक स्तर पर तनाव तथा टकराव अब नहीं होगा, सी है सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है तथा डी है सैद्धांतिक संघर्ष नए उत्साह के साथ में होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। अतः शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत का विचार दिया। अगला क्वेश्चन है, शांति कार्यक्रम के लिए नाटो की भागीदारी का उद्देश्य था। तो शांति कार्यक्रम के लिए नाटो की भागीदारी का क्या उद्देश्य था आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए में दिया है भूतपूर्व पूर्वी गुट के राज्यों को इस संगठन में शामिल करना, बी है बोस्निया में सर्बों की समस्या सुलझाना, सी में है युगोस्लाविया के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई कार्यान्वित करना तथा डी है सीरिया में अल असद शासन के विरुद्ध कार्रवाई करना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति कार्यक्रम के लिए नाटो की भागीदारी का उद्देश्य था भूतपूर्व पूर्वी गुट के राज्यों को इस संगठन में शामिल करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है। तो शीत युद्ध किस घटना के बाद में समाप्त माना गया, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन, बी है वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, सी में है वर्ष 1991 में कजाकिस्तान गणराज्य द्वारा स्वतंत्र होने की घोषणा करना तथा डी है वर्ष 1989 में बाल्टिक राज्यों में स्वतंत्रता हेतु बड़े पैमाने पर विद्रोह का होना। तो आपको इसमें से ढूंढना है कि किस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के तहत वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया जाना शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय सदस्य यानी EC का नाम बदलकर उसे नया नाम यूरोपीय संघ दिया गया। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में है maastricht संधि, बी में है रोम की संधि, सी है लिस्बन की संधि तथा डी है नाइस की संधि। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए maastricht की संधि। maastricht की संधि 1992 पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय EC का नाम बदलकर उसे नया नाम यूरोपीय संघ दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी जो नहीं है उसे खोजना है। ऑप्शन ए में है WHO, बी में है IMF, सी FAO तथा डी है OPEC। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी OPEC। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टेशन कंट्रीज जो कि 1973 में एक संगठन बना था। ये तेल निर्यातक देशों का एक समूह है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य केवल राजनीतिक व्यवहार को दर्शाना नहीं
बल्कि वह भी दर्शाना होता है। इसका अर्थ है यह दर्शाने के लिए कि किसी प्रथा का क्या अर्थ है अथवा इसका क्या अर्थ होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत उसको बदल सकता है जो वह है। तो बताना ये कथन किसका है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए G.H. सेबाइन, ऑप्शन बी लियो स्ट्रॉस, ऑप्शन सी माइकल ऑक्सार्ट तथा ऑप्शन डी ईसाई बर्लिन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह कथन G.H. सेबाइन का है। G.H. सेबाइन ने अपनी बुक आ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो 1937 में लिखी गई थी, इसमें यह बात कही थी। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन तथा तर्क पर आधारित है। अभिकथन दिया हुआ है, लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। और तर्क दिया हुआ है आर, क्रांति के प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं, ना कि उसकी भौतिक स्थितियां। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है तथा डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसके तहत ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी लेनिन सही स्पष्टीकरण है, यानी लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया था, सही है। और तर्क जो कि इसका है, क्रांति के प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं, ना कि उसकी भौतिक स्थितियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी, मेरे लिए आचार नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद है, धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। तो कथन किसका है, खोजना है। ऑप्शन ए अरविंदो, बी सावरकर, सी महात्मा गांधी और डी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के तहत महात्मा गांधी ने यह घोषणा की थी, मेरे लिए आचार नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद है, धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन तथा तर्क पर आधारित है। इसमें अभिकथन दिया हुआ है, अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। तर्क दिया है, अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी में है ए और आर सत्य परंतु ए सत्य है परंतु आर असत्य है तथा ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अभिकथन तथा तर्क सत्य है और तर्क अभिकथन की व्याख्या करता है, जिसके तहत है अभिकथन में अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी, ये सत्य है। और इसका स्पष्टीकरण यानी अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है, यह भी सत्य है। अगला क्वेश्चन पुनः अभिकथन तथा तर्क पर आधारित है। अभिकथन दिया हुआ है, मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए है जबकि दूसरा निजी नागरिकों के लिए। तर्क आर दिया है, राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे है। पुनः आपको इसमें ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में है ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है तथा सी में है ए सत्य परंतु आर असत्य है तथा डी में है ए असत्य परंतु आर सत्य है। दोस्तों पुनः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिकथन तथा तर्क दोनों सत्य हैं। अभिकथन ए के तहत मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है तथा इसमें एक तो शासक के लिए जबकि दूसरा निजी नागरिकों के लिए। तर्क दिया है, राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे है, दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपयोक्तावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है। विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में मैकियावेली, ऑप्शन बी में है थॉमस हॉब्स, ऑप्शन सी है जॉन लॉक तथा ऑप्शन डी है रूसो। तो आपको बताना है उपयोक्तावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के तहत आएगा थॉमस हॉब्स।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि अभिकथन तथा तर्क पर आधारित है। कुछ लोग कार्ल मार्क्स की व्याख्या आर्थिक नीतिवादक के रूप में करते हैं, जबकि अन्य इन्हें मानवोचित समाजवादी के रूप में व्याख्या करते हैं। तर्क दिया हुआ है। तर्क में है समस्या उनकी अपनी रचनाओं की व्यापकता तथा उसके जटिल स्वरूप से पैदा होती है। कूट दिया है। इसमें ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी में है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तथा ऑप्शन डी में है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके तहत ए और आर दोनों सत्य है। इसमें आएगा कुछ लोग मार्क्स की व्याख्या तथा आर्थिक नीतिवादक के रूप में करते हैं, जबकि अन्य इन्हें मानवोचित समाजवादी के रूप में व्याख्या करते हैं, सत्य है। तथा तर्क है। तर्क में है समस्या उनकी अपनी रचनाओं की व्यापकता तथा उसके जटिल स्वरूप से पैदा होती है, दोनों ही सत्य है। और अभिकथन की सही स्पष्टीकरण तर्क में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंद की निम्नलिखित पुस्तकों को उनके सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें श्री अरविंद की किताबों के नाम लिखे हैं। ऑप्शन ए में है लव एंड डेथ, बी है द लाइफ डिवाइन, सी है एसेज ऑन गीता तथा डी है सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल। इन्हें आपको लगातार क्रम से जमाना है। इसमें ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन ए में बी सी ए और डी, बी में है ए बी सी और डी, सी में है बी डी ए और सी तथा डी में है डी ए बी और सी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के तहत बी सी ए और डी आएगा, यानी इसका सही होगा द लाइफ डिवाइन, जो कि 1914 से 18 के दौरान लिखी गई थी, सबसे पहले लिखी है। उसके बाद में एसेज ऑन गीता 1920 में लिखी है। उसके बाद लव एंड डेथ 1948 में लिखी है तथा सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल 1950 में लिखी हुई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। तो ये किसका विचार है आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है पीटर विंच, बी है सी हुल, सी है डी ह्यूम तथा डी है आर ए डहल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए में दिया है पीटर विंच ने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1960 में आमंड तथा पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकारात्मक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था। तो आपको इसमें आमंड तथा पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मकवाद का अनुप्रयोग बताना है, किसका अनुप्रयोग था। ऑप्शन ए में दिया है ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा, बी है डहल का बहुतंत्र, सी दिया है लुसियन पाई का आधुनिकीकरण सिद्धांत तथा डी दिया है रोस्टो का विकास के चरण का सिद्धांत। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मूल मुक्त है परंतु राजनीतिक व्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। यह टिप्पणी किसकी है। ऑप्शन ए है मार्क्स, बी केन्स, सी शुम्पीटर तथा डी अमर्त्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शुम्पीटर। शुम्पीटर ने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि 1934 में लिखी गई थी, में कहा है अर्थशास्त्र मूल मुक्त है परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। तो आपको बताना है उदारवादी संविधान का अभिन्न अंग जो नहीं है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी है सहिष्णुता तथा सम्मति, सी है बहुमतवाद, डी है अल्पसंख्यकों के अधिकार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुमतवाद। बहुमतवाद उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहिष्णुता तथा सम्मति, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये सभी उदारवादी संविधान के अंग है, संविधानवाद के अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली
सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है, जिसका कारण है, तो आपको कारण ढूंढना है। इसमें दिया है ऑप्शन ए मजबूत द्विदलीय प्रणाली, ऑप्शन बी है एक सुनिर्धारित संविधान, सी है न्यायिक पुनरावलोकन, डी है समाज में अल्प अंतर विरोध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज में अल्प अंतर विरोध, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मुख्यतः रखा गया है क्योंकि ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है यह हाउस ऑफ कॉमन्स के समान ही महत्वपूर्ण है, बी है यह नियंत्रण एवं संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सी यह न्यायालय के रूप में कार्य करता है, डी यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मुख्यतः इसलिए रखा गया है क्योंकि यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन तथा तर्क पर आधारित है। इसमें दिया हुआ है अभिकथन ए, हंटिंगटन का यह कहना सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राज्य तथा सरकार की भूमिका का सम्मिलित एवं मध्ययुगीन प्रथा है। तर्क दिया है यह ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य लोकतंत्र में ये दो भूमिकाएं एक साथ जुड़ी नहीं हैं। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी है ए सत्य परंतु आर असत्य, तथा डी में है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन दिया है, पिछले 100 वर्ष में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ क्योंकि, तो आपको इसमें कारण बताना है। ऑप्शन ए में संविधान के द्वारा न्यायपालिका को अधिक शक्तियां दी गई, बी है शक्ति के पृथक्करण को स्वीकृति, सी है संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश, तथा डी है मानवाधिकारों की रक्षा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवाधिकारों की रक्षा। यानी पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्र में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है क्योंकि मानवाधिकारों की रक्षा की गई है। तो दोस्तों यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के साथ में कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।